अब जब इसका उद्घाटन होना है, उद्घाटन में भी राष्ट्रपति को निमंत्रण नहीं दिया गया है। सीधे तौर पर देश के सर्वोच्च पद जो संवैधानिक दर्जे में आता है, तो एक डर दिखाया हुआ है और वो डर दिखा करके विपक्ष को कमजोर किया हुआ है कि जिससे कि विपक्ष अपनी आवाज ना उठा सके। देश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, उसके एक नेता रहे हैं राहुल गांधी जी, आज भी है तो उस तानाशाही को आप बढ़ा सकते हैं। जर्मनी के एक बहुत बड़े एक तानाशाह रहे थे जिनको पूरी दुनिया हिटलर के नाम से जानती है, तो आज ही नहीं आने वाली पीढ़ियां भी उस नाम को कभी जहन से नहीं निकाल सकती है। पूरे देश में एक बड़ी खबर पूरे देश से आ रही है कि जो दिल्ली में जो संसद भवन है, नया संसद भवन है, वो बन करके तैयार हो गया है और उसका उद्घाटन अभी कुछ ही दिनों में होने वाला है। और ये बहुत बड़ी सनसनीखेज है कि उसका उद्घाटन कौन करेगा। हमारे साथ में है भीमसेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजेंद्र भारती जी। सर, क्या लगता है कि अभी जो नया जो इसका नींव रखा गया था नए संसद भवन का, उसमें कोई राष्ट्रपति का भी निमंत्रण नहीं था। अभी क्या लगता है कि लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों में से किससे करवा सकते हैं? संतोष जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, साधुवाद सभी को। देश के अंदर सबसे बड़ा सदन होता है लोकसभा और राज्यसभा। काफी वर्षों से, देश के आजादी से पहले से ही हमारे पास ऑलरेडी पहले से लोकसभा और राज्यसभा का एक ऐतिहासिक इमारत देश के पास है जी। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपनी एक उपलब्धि बताते हुए देश को समर्पित करने के लिए एक नया भवन बनाया है जी। पहले से ज्यादा आधुनिक बनाया है, पहले से ज्यादा सुविधाओं से सुसज्जित बनाया है। होना भी चाहिए, बहुत जरूरी भी है। लेकिन जो आज एक बहस का मुद्दा बना हुआ है, देश के अंदर चर्चाओं का मुद्दा बना हुआ है, वो ये है कि जब इस भवन का शिलान्यास किया गया था तो उस समय भी वो शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया जी। जबकि होता क्या है, संविधान के अंदर एक साफ तौर पर लिखा गया है देश का सर्वोच्च जो पद है वो राष्ट्रपति के पास होता है। और ये जो दोनों सदन होते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, उन दोनों का जो सभापति है, जो सर्वोच्च दर्जा जो है, वो भी राष्ट्रपति के ही पास होता है। तो यहां जिम्मेदारी तो भाजपा की ये बनती है, मोदी सरकार की ये बनती है कि जब शिलान्यास किया गया था तब भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाना था, लेकिन इत्तेफाक की बात है उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे जी। जो एक दलित वर्ग से आते हैं, जिनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने वोट मांगा और पूरे देश को बताया देखो हमने एक दलित को राष्ट्रपति बनाया। आज उस भवन का 28 नवंबर को उद्घाटन होना है जी। इत्तेफाक देखिए कि आज देश के अंदर जो राष्ट्रपति है, पहले तो वो एक महिला है जी। दूसरी अगर मैं बात करूं तो वो आदिवासी समाज से आती है, यानी एसटी है, अनुसूचित जनजाति से है। अब जब इसका उद्घाटन होना है, उद्घाटन में भी राष्ट्रपति को निमंत्रण नहीं दिया गया है। सीधे तौर पर देश के सर्वोच्च पद जो संवैधानिक दर्जे में आता है, संविधान द्वारा निहित है, उसका सीधे तौर पर अपमान है। देश की जो गरिमामयी उपस्थिति होती है राष्ट्रपति की, ये उनकी उपस्थिति में उनके द्वारा इसका शिलान्यास भी होना था और उद्घाटन भी होना था, जो वर्तमान की भाजपा सरकार नहीं कर रही है। ये 130 करोड़ देशवासियों का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही ऐसे कार्य करती आई है। आज विपक्ष पूरी तरीके से टुकड़ों में बटा हुआ है। विपक्ष एकमुश्त नहीं है। विपक्ष आवाज तो उठा रहा है, लेकिन ये आवाज मजबूती के साथ नहीं उठ पा रही है। हालांकि देश की 19 से ज्यादा पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो उस
कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन रही हैं। उन्होंने सीधे तौर पर उसको उस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभाने से मना कर दिया है और उन्हीं सभी पार्टियों ने कहा है कि देश का जो यह सदन है, देश का जो एक मंदिर है, लोकतंत्र जहां से निहित किया जाता है, जहां से हम लोग नए कानून बनाते हैं, उस जगह का अगर कोई शिलान्यास हो या उद्घाटन करने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो वह महामहिम राष्ट्रपति को जाता है। लेकिन यह राष्ट्रपति ना करके देश के प्रधानमंत्री, जिनके नाम पर तरह तरह की आलोचनाएं भी हुई है कि फोटो जीवी है, पॉपुलरिटी के मामले में अपने आप को प्रकाशित करना, अपने आप को कैमरे पर दिखाना, अपने आप को इस तरीके से उत्साहित करना कि पूरा देश मुझे जानता है, पूरा देश मेरे पीछे है, इस तरीके की पॉलिसी जो है वो नरेंद्र मोदी जी की है। इसको क्या मानते हैं, एक लोकतांत्रिक है या राजतंत्र है चल रहा है? नहीं, ये ना ही तो लोकतांत्रिक है और ना ही राजतंत्र है, ये एक तानाशाही है और बहुत सारी पार्टियों ने इस चीज को कहा भी है। संविधान के अंदर राष्ट्रपति का जो महामहिम राष्ट्रपति का जो पद है उसका एक वजीर मंत्री जो होता है वो प्रधानमंत्री को बताया गया है। अपने मंत्रियों में प्रधान होता है प्रधानमंत्री, लेकिन राष्ट्रपति का जो है वो वजीर है, वो मंत्री है। तो राष्ट्रपति से बहुत बहुत कम पावर प्रधानमंत्री के पास है। लेकिन ये देश लोकतांत्रिक है और यहाँ पर सदन जो है जनता द्वारा सरकार चुनी जाती है और वही जनता जो है प्रधानमंत्री का चयन करती है। लोकसभा के, राज्यसभा के जो मेंबर जीते हैं उस आधार पर थोड़ी जो है एक जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के ऊपर ज्यादा रहती है। लेकिन जो एक सदन की जहां बात चल रही है कि हम लोग लोकसभा या हम राज्यसभा का एक नया मंदिर, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक स्मारक हम लोग बना रहे हैं और वहां देश के राष्ट्रपति को नहीं पूछ रहे हैं, उनको आमंत्रित नहीं कर रहे हैं, उनका कहीं किसी तरीके का निमंत्रण हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, तो ये तो सीधे तौर पर देश का अपमान है। तो क्या मानते हैं, ये असंवैधानिक है तरीका? बिल्कुल असंवैधानिक है। तो इसका पुरजोर पूरे भारत में विरोध होना चाहिए। अभी ट्विटर पे आ रहा है, अभी सोशल मीडिया पे छाया, पेपर में आ रहा है, तो इसका अदर पार्टियों से भी कुछ ऐसा होना चाहिए। देखिए, सारी पार्टियां, जितनी विपक्ष की जो पार्टियां हैं, सारी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं और वो तो हर एक उस सब्जेक्ट का विरोध करते हैं जहां पर तानाशाही निर्णय लिए जा रहे हैं। विपक्ष, अभी मैंने कहा कि विपक्ष टुकड़ों में बटा हुआ है, विपक्ष मजबूती के साथ में अपनी आवाज नहीं उठा रहा है, उसी का फायदा मोदी की सरकार उठाती है। कोई वो तो अपनी तानाशाही में है। हाँ, नहीं, देखिए, विरोध करने वाले विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये तानाशाही सरकार चल रही है और तानाशाही के तौर पर वो अपने निर्णय ले रहे हैं। विपक्ष के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो अपनी आवाज को मजबूती के साथ में इस देश के सामने रख सकें, क्योंकि मैक्सिमम, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो जितनी भी हमारी खुफिया तंत्र की हमारी जो एजेंसियां हैं वो हो, सबको एक कब्जे में लिया हुआ है और लोगों को, राजनीतिक जो लोग हैं, किसी न किसी पार्टी से जो संबंध रखते हैं, उनको एक डर दिखाया हुआ है और वो डर दिखा करके विपक्ष को कमजोर किया हुआ है कि जिससे कि विपक्ष अपनी आवाज ना उठा सके। देश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, उसके एक नेता रहे हैं राहुल गांधी जी, आज भी है। उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाता है क्योंकि वो सदन में आवाज उठा रहे थे। वो नरेंद्र मोदी जी से सवाल कर रहे हैं कि भाई मोदी जी, आपका अडानी के साथ क्या नाता है? मोदी जी जहां भी जाते हैं, जिस किसी भी देश की यात्रा करते हैं, उसी देश में अगले ही दिन या दूसरे दिन अडानी जी को, उनकी कंपनी को बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, उनको वहां पर वर्कलोड मिल जाता है। ये चीजें कैसे मुमकिन है? चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो कनाडा हो या अदर कोई और देश हो, तो ऐसा चीजें चल रही हैं। तो ये चीजें सही नहीं है देश के लोकतंत्र। विपक्ष में कहीं ना कहीं डर है ना कि जिस प्रकार से राहुल गांधी का सदस्यता छिन गया है, कहीं उनकी भी सदस्यता चली जाए। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि अब वो सारी चीजें हुए। अब लोकसभा में सदन में बैठ करके राहुल गांधी जी ने मोदी जी से सवाल किए कि भाई मोदी जी, आप बताइए आपका अडानी के साथ क्या नाता है? 24,000 करोड़ रुपए जो अडानी जी का था वो एकदम गायब हो गया, वो किसके खाते में गया, कहाँ गया? तो ये सवाल जब उस सदन से पूछे गए तो उस सदन के माध्यम से उन्हें पता कि एक व्यक्ति बार बार मुझसे सवाल कर रहा है, तो क्यों ना इसके ऊपर हम लोग अंकुश लगाएं। और एक छोटे से बयानबाजी के उसमें राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। तो इस तरीके का डर विपक्ष के नेताओं में है, लेकिन कुछ लोग आज भी निडरता के साथ में अपनी आवाज उठा रहे हैं और ये आवाज उठाना उनका संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है और ये आवाज उठाना बहुत जरूरी है। जिस देश के अंदर शासन के साथ साथ में जब प्रतिपक्ष
जो होता है, जिसे हम लोग विपक्ष कहते हैं, जहां विपक्ष अगर समाप्त कर दिया जाता है तो सिंगल पहलवान को अगर मैदान में उतार दिया जाए, वो किससे लड़ाई लड़ेगा? तो वो तो लड़ाई नहीं हुई, तो वो तो एक तरफा चीजें हो जाती हैं। इसी को हम लोग तानाशाही कहते हैं, और जो तानाशाही आज पूरे देश को देखने को मिल रही है। क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे भारतवासियों को? देखिए, संदेश तो मैं शुरू से देता रहा हूं, जहां भी तानाशाही नजर आती है उसका विरोध करें, संवैधानिक तरीके से करें, सड़कों पर आकर कर सकते हैं तो सड़कों पर आकर के करें, सोशल मीडिया के द्वारा कर सकते हैं सोशल मीडिया के द्वारा करें, किसी भी रूप से करें, क्योंकि तानाशाही किसी भी देश के लिए हानिकारक है। देश का अगर दमन कराना है तो उस तानाशाही को आप बढ़ा सकते हैं। जर्मनी के एक बहुत बड़े एक तानाशाह रहे थे, जिनको पूरी दुनिया हिटलर के नाम से जानती है। तो आज ही नहीं, आने वाली पीढ़ियां भी उस नाम को कभी जहन से नहीं निकाल सकती हैं। तो वो चीजें दोबारा से ताजा ना हो, तो मैं चाहता हूं कि पुनर्जन्म कभी हिटलर का नहीं होना चाहिए। ये हिटलर शाही अगर पैदा की जा रही है तो इसका पतन होना निश्चित है। यही मेरा युवाओं के लिए संदेश है। अंधभक्ति जरूर रखें, अंधभक्ति ऐसी ना रखें कि जो अंधभक्ति आपकी आने वाली पीढ़ी को नुकसानदायक पैदा करें। अंधभक्ति पार्टी के साथ ना करें, अंधभक्ति किसी नेता के साथ ना करें, क्योंकि वो आपको डुबा सकता है और आप डूबेंगे, आप फिर भी उसका नाम लेंगे। श्रीलंका के अंदर इसी तरीके की अंधभक्ति देखने को मिली, देश का आपको पता ही है, पूरी दुनिया ने देखा है। आज वही अंधभक्ति पाकिस्तान के अंदर देखी जा रही है। लोगों के अंदर एक जुनून था अपने नेता के प्रति, आज वहां का क्या हाल है। तो ये अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए, पार्टी के प्रति, नेता के प्रति आस्था रखनी चाहिए, उस आस्था को अंधभक्ति में नहीं बदलना चाहिए। युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है, आदर्श बनाएं और उस आदर्श से जब चाहे जवाबदेही तय करें, क्योंकि हम लोग नेता चुन रहे हैं, कोई तानाशाह नहीं। हम लोग अपना वोट देते हैं अपना नेता चुनने के लिए, अपने देश का भविष्य के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी को अच्छे अच्छे अवसर प्रदान करने के लिए। ऐतिहासिक इमारतों को बदलना, ऐतिहासिक नामों को बदलना, ये कोई विकास नहीं है, ये विनाश है, और ये विनाश देश के लिए हानिकारक है। तो साथियों, ये हमारे साथ में थे विजेंद्र भारती जी, भीम सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कहीं ना कहीं देश में एक तानाशाह का कार्य चल रहा है, और ये इसे लोकतंत्र नहीं, इसे राजतंत्र कहते हैं। और ये तानाशाह शायद अब ये खत्म होने के कगार पर है। मैं संतोष कुमार बेस, और आप देख रहे थे आवाज़ भारत। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।